नमस्कार दोस्तों। मेरे साथ जाने माने पत्रकार हिंदुस्तान दिल्ली के पूर्व स्थानीय संपादक प्रमोद जोशी जी जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। नमस्कार और जोशी जी, धन्यवाद आपने। आज जी आपका बहुत अभिनंदन। आज हम जिस विषय पर बातचीत करने वाले हैं उसको लेकर के बड़ी चर्चा इधर चल रही है। और चर्चा इस बात को लेकर के है कि भारतीय मीडिया जो है वो क्या अपना रास्ता भटक गया है। टीआरपी के फेर में जो बिल्कुल एकदम दो फाड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि अब तो इससे भी ज़्यादा आगे बातें बढ़ गई हैं कि एक दूसरे के खिलाफ नाम लेकर के प्रोग्राम्स में टिप्पणियां की जाने लगी हैं। एक दूसरे को जैसे नीचा दिखाना हो या एक दूसरे की छवि को जैसे खराब करना हो, बर्बाद करना हो, चीजें यहाँ तक पहुँच गई हैं। मीडिया हमारा यहाँ बटा हुआ था, ये तो चर्चा काफी समय से चल रही है। विचारधाराओं के स्तर पर भी कोई इधर खड़ा है, कोई उधर खड़ा है, ये चर्चाएं तो चल रही हैं, पिछले कई सालों से चल रही हैं। पर जो अब स्थितियां परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं, तो मौजूदा जो मीडिया को लेकर के लोगों में एक जो शंका, आशंका, जो चर्चाएं चल रही हैं, इसको लेकर के आप किस तरह का नजरिया रखते हैं? क्या आपकी इस पर टिप्पणी है? देखिए, आपने तो खैर सही बात कही है और वही परिस्थिति है। और ये कब से शुरू हुआ है, अब इसका ज़्यादा मतलब नहीं रह गया, क्योंकि पिछले 2-3 साल में मतलब ये खास तौर से जब से ये नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में आई है, उसके बाद से केवल जैसे आप तो अभी जो उल्लेख कर रहे हैं, खासतौर से टीआरपी शब्द आपने जब लिया, तो आपका आशय उस मीडिया से है जो टीआरपी से जुड़ा हुआ है, जी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविजन का मीडिया। पर मीडिया जब हम बात करते हैं तो मेरी समझ से 3 किस्म के मीडिया हम ज़िक्र में लाते हैं किसी न किसी रूप में। वो एक तो मुख्य धारा का जो प्रिंट मीडिया और हमारा जो परंपरागत मीडिया था, दूसरा आप इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और तीसरा हम सोशल मीडिया। अच्छा, संयोग जी। से ऐसा हुआ है कि ये तीनों मीडिया कमोबेश किसी न किसी रूप में अब एक-दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि प्रिंट मीडिया अपेक्षाकृत अभी संयमित, संतुलित और एक सीमा तक अभी ऐसा है जिसको लेकर के वो बात नहीं कही जा सकती जो आप कह रहे हैं। यानी कि अभी ऐसा नहीं है कि कोई एक अखबार किसी दूसरे अखबार का नाम लेकर के या उसके संपादक का नाम लेकर के, और वो भी जलील करता हुआ, वो भी जी। ये इस तरह की बात कहता हुआ कि जिससे लगे कि वो उनसे शायद कारोबारी मामलों में आगे निकल गया है, ऐसी स्थिति नहीं आई। लेकिन एक तीसरा मीडिया जो हम सोशल मीडिया की बात कह रहे हैं, इसमें और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में न जाने क्यों होड़ जैसी लग गई है। जो ये मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये टेलीविज़न का, हालाँकि 1995 के बाद से हमारे देश में ये प्राइवेटाइज़ेशन की बात, ये सब चीज़ें जी। आई हैं और अभी 20-25 साल हुए हैं, कोई बहुत लंबी अवधि नहीं है। इसके मुकाबले न्यूज़पेपर की जो इंडस्ट्री है, प्रिंट मीडिया है, वो कम से कम 150, 200 पौने 200 साल पुराना हो गया। इस कारण से कई तरीके के अपने आत्म संयम के या आत्म मंथन के, या कहिए कि अपने ऊपर रेगुलेशन के कुछ हमने परंपराएँ बना ली हैं जो पहले से चली आ रही हैं। इस मीडिया ने वो परंपराएँ बनाई नहीं, और अभी जो राइवलरी है, व्यावसायिक राइवलरी, वो इतनी तेज़ी से बढ़ गई है, क्योंकि पैसा ज़्यादा लगता है, इसमें बहुत बड़ी कीमत लगती है। तो ये आपस के टकराव, और अब इसमें राजनीति को जोड़ जोड़ लिया, क्योंकि आप देखिए, मैं नरेंद्र मोदी की सरकार का इसलिए उल्लेख करना चाहूँगा कि एक हिंदी के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े सज्जन ने 2-1 साल पहले नाम दिया गोदी मीडिया। अब गोदी मीडिया से उनका आशय ज़ाहिर है कि वो जो सरकार का समर्थन करने वाला मीडिया है। अच्छा, मीडिया की विशेषता ये है कि उसको एक दृष्टि लेनी पड़ती है, चाहे वो सरकार के समर्थन में जाए, सरकार के विरोध में जाए, या वो
तटस्थ रह करके दोनों तीनों जो भी अलग अलग पक्ष हैं उनको देखने का प्रयास करे। जी अंततः उसको कोई ना कोई, या तो थाली के बैगन कहा जाएगा, या गोदी मीडिया कहा जाएगा, या अंधभक्त कहा जाएगा, या फिर कोई और चीज दे दी जाएगी। तो ये जो टिप्पणियां हैं, ये काफी, और सोशल मीडिया में ये अब बहुत ज्यादा होने लगा है। जी तो जी इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है कि जो हमारी साख है पत्रकार की, असल में महत्व इस बात का है कि यदि आप ध्यान दें तो पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारे अखबारों ने एक भूमिका निभाई थी, जिसमें संपादकों की इज्जत राजनेताओं से ज्यादा होने लगी थी, और उनकी बात को लोग गौर से सुनते भी थे, और वो पत्रकार कोशिश करते थे कि अपनी साख बना करके बात करें। यानी ना तो वो राजनेताओं की या सरकारों की बहुत तरफदारी करते नजर आए, ना विरोधी दलों के भी एकदम पाले में चले जाएं। वो कोशिश करते थे, जैसे हमारे कबीर हुए हैं पुराने वक्त में कवि, कि वो किसी को डांट भी सकते हैं, वो किसी को फटकार भी सकते हैं, किसी की तारीफ भी कर सकते हैं, और उस तारीफ को या उस फटकार को सुनने वाले बड़ी सहजता से स्वीकार करें। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज ये है कि जी आप कुछ भी करें, इधर जाएं उधर जाएं, बीच में रहे, आपको कोई ना कोई लांछन, कोई ना कोई ऐसी खराब बात सुनने को मिलेगी। और ये जो कड़वाहट है, ये मतलब अब इसका कारण अलग बात ढूंढे जाए, लेकिन ये कड़वाहट अब मीडिया को पत्रकार जैसा। अच्छा, दूसरी बात, मुझे एक बात ये भी लगती है कि मुझे लगता नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पत्रकारिता को पत्रकारिता कहा जाना चाहिए। अब तो मुझे वो ठीक मदारी, बाजीगर और कुछ ऐसे ऐसे विशेषण ही ठीक लगते हैं। है। इत्तेफाक से मैं इसी मुद्दे पर आना चाह रहा था। पिछले दिनों हम लोगों ने देखे हैं और सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो भी बड़ी तेजी से वायरल हुए हैं। एक चैनल के संवाददाता हैं जो रिया चक्रवर्ती और सुशांत प्रकरण पर मुंबई से रिपोर्टिंग कर रहे थे। प्रदीप भंडारी। और तो वो एक जगह खड़े होकर के अपनी बात कह ही नहीं रहे हैं, और जो कैमरा पर्सन है उसको भी उनके फ्रंट साइड से उनको कवर करने के लिए दौड़ना भागना पड़ भागना रहा पड़ रहा है, इधर से उधर उधर से इधर। और इसको लेकर के जो अभी आपने जिक्र किया कि जो तमाशा किया जाता है, कंटेंट उनके पास कम होता है, विषय वस्तु कम होती है, कहने के लिए शायद कुछ कम होता है, तो उछल कूद से दर्शकों को एक भ्रमित करने का प्रयास होता है कि हर सेकंड में आप अपना बैकग्राउंड चेंज करने के लिए इधर से उधर बंदर की तरह उछल कूद कर रहे हैं। तो ये पत्रकारिता जो हो रही है, इसकी कल्पना शायद भारतीय दर्शकों ने कभी की नहीं थी। और मेरी पिछले दिनों एक और मेरे पैनलिस्ट हैं भाऊ तोरसेकर, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है। हैं, मार्मिक हाँ, के पूर्व हाँ, संपादक मैं हैं। सुनता हूँ, देखता हूँ आपका जी जी। कार्यक्रम। तो बड़ी खरी खरी बात कहने के लिए वो जाने जाते हैं। उनका भी कुछ इसी तरह का मत था कि ये सब जो चल रहा है ये पत्रकारिता तो बिल्कुल नहीं है। और जो कुछ इस समय परोसा जा रहा है भारतीय दर्शकों के सामने, अ, ऐसा लगता है कि जो तय मानदंड हुआ करते थे पत्रकारिता के, उन सबको उठा करके खूंटी पर टांग दिया गया है। और ये तमाशा पत्रकारिता है, एजेंडा पत्रकारिता है कि आपको किसी को पूरी तरह डिमोलिश कर देना है, और किसी को आपको जो है ग्लोरीफाई करना है। तो ये जो सब चल रहा है जोशी जी, ये कितना सही है और कितना खतरनाक है? देखिए, सही तो मैं नहीं कहूँगा, ये हमें समझ में आने वाला कम से कम नहीं है, और खतरनाक भी है। इसके लिए हमारे जो व्यवस्था है, सरकार है या समाज या जो भी सांस्कृतिक व्यवस्था है, इनको इसके नियमन के बारे में और अ, इसी तरह की जो भी व्यवस्थाएं हों उनके बारे में विचार जरूर करना चाहिए। दरअसल जिस समय ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जिस समय भारत में प्रादुर्भाव हो रहा था, वो पश्चिमी देशों में तो जो है, उस वक्त भी ये बात थी कि क्या इसको
पत्रकारिता की तरह से माना जाए। देखिए, हम लाइव रहते हैं आमतौर पर, और जब लाइव जी रहते हैं तो हमारी एक जिम्मेदारी होती है कि हमारे वक्तव्यों से या हमारे क्रिया जो भी हम काम कर रहे हैं सक्रियता से, ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि जो सामान्यतः जो फूहड़ हो या खराब लगे। तो आपने अभी जैसे जिन पत्रकार का जिन किसी चैनल के उनका संवाददाता का ज़िक्र किया, ये संयोग से मुझे कुछ समय एक चैनल के साथ काम करने का मौका मिला। तो इसे पीस टू कैमरा, यानी सामान्यतः होता क्या था कि खबर का पैकेज दिया और आखिर में थोड़ी देर के लिए 30-40 सेकंड के लिए संवाददाता उसको समाप्त करते रहे हैं। या अगर कहीं पर लाइव घटनाक्रम दिखा रहे हैं तो संवाददाता बीच-बीच में बोल देते हैं कि देखिए आप फलां देखिए, ये दिखा देखिए। हुआ क्या, आपने केदारनाथ वाला जब ये घटना हुई थी पहाड़ में वर्षा की और जी भूस्खलन वगैरह की, तो उस समय एक संवाददाता ने कहीं नदी के पानी के बीच में घुस करके पीस टू कैमरा किया। तो एक और ने क्या किया कि एक किसी व्यक्ति को पकड़ लिया, उसके कंधे पर बैठ करके वो कमर कमर तक पानी में बैठ था, फिर उसके ऊपर खड़े होकर के किया। ऐसा ही जी आपने एक पाकिस्तानी पीस टू कैमरा बड़ा वायरल रहता है, जिसमें वो रेलवे स्टेशन पे खड़ा होकर के, उस पर बाद में एक कोई हिंदी सिनेमा में भी उसको दिखाया गया। अ, हुआ क्या कि चाहे वो जानबूझ करके किया गया हो या अनजाने में किया गया हो, ये जो कैमरा के सामने जब पत्रकार आता है, तो नाटकीयता को, अभिनय को, उसका सहारा लेकर के, जबकि हमने जो पत्रकारिता के जो आदर्श सीखे या जो कुछ भी बातें कही गई, उनमें ये था कि हमें ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जी जी राय देने से किसी ने कभी मना नहीं किया, राय तो हमें देनी ही देनी है, लेकिन जी 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 ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। अब ऑब्जेक्टिविटी ये है कि आप देखिए ये जो टेलीविज़न चैनल हैं, वो बैकग्राउंड में आवाज़ का इस्तेमाल करते हैं। वो एडिट करके क्लिप्स को छोटी-छोटी वो ऐसे जोड़ देते हैं कि एक व्यक्ति बोलना कुछ और चाहता हो, लेकिन आप उसका आशय कुछ और निकाल लेते हैं, क्योंकि जी आधी बात काट देते हैं या आधी बात नीचे से निकाल कर कुछ और जोड़ देते हैं। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि डीप फेक करके एक नई कोई टेक्नोलॉजी वगैरह आ रही, जिसमें कि आपके मुँह के शब्द ही बदल जाएँ और कुछ का कुछ कर दिया जाए। तो आप जो खतरे की बात कह रहे हैं, खतरा तो है ही। अगर हम मिसलीड करेंगे, हम गलत जानकारियाँ देंगे। अभी आपने जिन उनकी संवाददाता की बात कही, अभी एक लड़की ये हाथरस वाले मामले में घूम-घूम करके पुलिस वालों के पीछे इसके-उसके हाँ, टकरा लोगों ने रही बड़ी थी वो। सोशल मीडिया में और तारीफ़ भी की सोशल मीडिया में। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, अगर आप एक नागरिक के रूप में, जो भी पुलिस फ़ोर्स खड़ी है या कुछ खड़ी, एक एक सामान्य सिपाही महिला, 1 या 2 महिलाएँ हैं, वो अपने ऊपर के आदेश का ही वो काम करती हैं। वो तो हाँ, ये पालन नहीं कर। आपके आदेशों पर तो नहीं चलेंगी कि आप संवाददाता हो या आप कुछ भी हो। अगर वो जी मना जी करती हैं, तो एक सामान्य नागरिक का फर्ज़ होता है कि वो अगर आपसे निवेदन करें कि आप इसके आगे ना जाएँ, तो नहीं जाना चाहिए। अब ठीक है, आप गांधी के देश में रहे हैं, पर महात्मा गांधी ने जिस जिस समय पर आंदोलन किया, जिस परिस्थिति में किया, और उन्होंने भी एक समय पर जब चौरी चौरा का आंदोलन वापस ले लिया था, जब हिंसा बढ़ने लगी थी। गांधी जी भी कभी ये नहीं कहते थे कि उन्होंने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उनका, उसमें सविनय अवज्ञा था। ये नहीं था कि आप धक्का, अब आप घुसे चले जा रहे हैं, और हालत ये है कि आपने हाल में देखा इनके बीच में मारपीट, जूतम-लातम भी होने लगी है। तो जी जी। अब इसको क्या कहा जाए? ये तो खतरा तो है ही। बहुत सारे दर्शक हैं जोशी जी, जो मेरे वीडियो पर अपने कमेंट लिखते हैं, और उनका कहना है कि आप जैसे बहुत सारे सीनियर पत्रकार हैं, जिनके यूट्यूब चैनल पर हम आकर के ऑलमोस्ट सभी जानकारी ले लेते हैं, और हमारी जो दिमाग की एक भूख होती है जानने की, वो शांत हो जाती है। और आप लोगों ने हमसे टेलीविज़न चैनलों के जो ये खबरिया तौर तरीके हैं, इनसे हमें मुक्ति दिला दी एक तरह से। लेकिन देखने में ये भी आ रहा है कि जो ये तमाशा पत्रकारिता है, ये टीआरपी का जरिया बन रही है।
ऐसा एक बहुत बड़ा वर्ग है दर्शकों का जो इनको अप्रिसिएट कर रहा है, इनको इनका बचाव भी करता है। और अगर बुद्धिजीवी लोग, सीनियर जर्नलिस्ट इनको क्रिटिसाइज करें और गंभीरता से मुद्दों को रखने की कोशिश करें, तो कई बार उनको भी ट्रोल होना पड़ता है। ऐसे भी लोग हैं। तो ये जो प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही है, ये प्रवृत्ति भी कहीं ना कहीं कोई अच्छे संकेत तो देने वाली नहीं है। आपने शब्द इस्तेमाल किया ट्रोल, ये भी जी हाल के कुछ वर्षों की देन है। मतलब इसके पहले हमने आलोचना शब्द सुना था, टिप्पणी शब्द सुना था, राय देना सुना था, लेकिन आजकल राय देना, आलोचना करना, टिप्पणी करना किनारे हो गया। अब तो सीधे ट्रोल होती है। ट्रोल का मतलब है कि वही एक जूता मारने के अंदाज में बात को कहना। ट्रोल का मतलब ये सामान्य, अगर देखिए, असहमति एक जी जी अलग बात होती है, जी जी दूसरी राय देना दूसरी बात होती है, अपनी राय देना दूसरी बात होती है। कुछ भी आप कहें, अगर शालीन तरीके से ठीक शब्दों में कहें, लेकिन सोशल मीडिया के प्रवेश के बाद से शब्द शालीनता की सीमा पार कर गए हैं। और जी ये हमारी, या तो ठीक है सामाजिक दोष होगा हमारे जीवन में, जो नुक्कड़ों पर, चौराहों पर जो शब्दावली पान की दुकान पर खड़े होकर के बात करते थे, उसमें ऐसी शब्दावली का भी इस्तेमाल हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब हम एक मीडिया के रूप में सैकड़ों, हजारों या बल्कि लाखों दर्शकों के बीच में अपनी बात को ले जाते हैं, उस वक्त जो संयम और जो संतुलन और जो एक प्रकार की शालीनता को हमें बरतना चाहिए, यदि हम वो नहीं कर पाते, तब फिर कहीं न कहीं विचारणीय प्रश्न पैदा होता है कि ये हम कहाँ चले जा रहे हैं, हम क्या करेंगे? देखिए, छोटी-सी बात पर, एक फ़ेसबुक की पोस्ट पर बेंगलोर शहर का एक पूरा इलाका जला दिया गया, थाना जला दिया गया। अब वो सही था या गलत था, ये तो रिपोर्ट आती रहेगी। लेकिन कितने बेचारे जो भी लोग निर्दोष लोग थे, या पता नहीं, कई बार गोली चलती है तो उसमें मर जाते हैं निर्दोष लोग। बहुत सारे निर्दोष लोगों की संपत्ति फूँक की जाती है, मोटरसाइकिलें जला दी जाती हैं, कारें जला दी जाती हैं। आप क्या कर रहे हैं? कम से कम हमारा इस जो भी तंत्र है, उसको सोचना चाहिए कि हमारी बातों का एक मतलब होता है। ज़रा-सी बात पर मेरी बात सुन कर के कोई व्यक्ति उत्तेजित होकर के शायद कुछ वो गलत उल्टा काम कर दे। इसलिए मेरी, या जो भी हमारा मीडिया का जो भी समूह है, उनकी बात, कम से कम बात को एक संतुलित तरीके से रखा जाना चाहिए। ये तो हमारा पहला काम। और जोशी जी, हाल के वर्षों में हमने ये भी देखा है कि मीडिया का जो तटस्थ भाव था, जो तटस्थ रूप था, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से बात कहने की जो एक प्रवृत्ति थी, एक परंपरा चली आ रही थी, उसका भी ह्रास हुआ है। और हुँ, पूरी तरीके से दो खेमों में, या कई बार तो तीन खेमों में बटा हुआ दिखता है मीडिया। कोई पूरी तरीके से उनके साथ खड़ा है, उनके एजेंडे चला रहा है। कोई दूसरों के साथ खड़ा है, उनके एजेंडे चला रहा है, उनका बचाव कर रहा है, दूसरों पर हमले कर रहा है। ये जो स्थितियां, परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं देश में, इससे भ्रम का वातावरण भी पैदा होता है। इससे समाज में बंटवारा भी दिखाई देता है, दर्शकों को में भी बंटवारा दिखाई देता है। और कई बार तो मीडिया की इन जो परसेप्शन क्रिएशन होते हैं, इससे वशीभूत होकर के लोग नेताओं को, व्यवस्थाओं को गालियां भी देना शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया पर। तो ऐसे में क्या मीडिया को आत्ममंथन करने की जरूरत नहीं है कि उनकी उनके जो भी ये एजेंडे हैं, उनकी जो भी पीछे की मंशा है, उसके चलते समाज का भी और देश का भी अल्टीमेटली बहुत बड़ा अहित हो रहा है। हाँ, हाँ। नहीं, आपने जो बात कही वो तो इसका मूल तत्व है, इसकी इसकी जड़ में है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे एक किसी पत्रकार की राय है कि फलाँ दल या फलाँ पार्टी की नीतियाँ इस देश हित में है, या और फलाँ की नीतियाँ देश हित में नहीं है। ठीक है, वो राय आपकी है, इस राय से लेकर के कोई, पर हमें अतीत में अपने इस
कर्म कौशल को समझते समय ये बताया गया था कि जब आप संवाद संकलन करें, समाचार संकलन करें, तो उसको जैसा समाचार है, उसको तथ्यों को तोड़-फोड़ किए बगैर सबके सामने रखें और उसके जितने भी पक्ष हैं। और जब आप राय व्यक्त करते हैं, अपना विचार व्यक्त करते हैं, तो अपनी पूरे नाम के साथ, ये मेरा नाम है और मेरी राय ये है, बताएँ, मतलब पारदर्शिता होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए कि क्या हुआ है, समाचार और विचार, इन दोनों में बड़ा घालमेल हो गया है। बड़े-बड़े सीनियर पत्रकार जो आज एक राजनीतिक स्टैंड लेते हैं, वो कहते हैं तटस्थ पत्रकारिता संभव ही नहीं है। अच्छा, तटस्थ को कुछ लोग थाली का लोटा कहते हैं। तटस्थ का मतलब कुछ लोग कहते हैं कि ये कैसे संभव है कि अगर कोई एक अत्याचार कर रहा है और दूसरा सहन कर रहा है तो आप तटस्थ रहें। मेरा ये कहना है कि तटस्थता, हम ऑब्जेक्टिव शब्द प्रयोग करते हैं, तटस्थ शब्द को थोड़ी देर के लिए रख दें। एक न्यायाधीश के सामने जब मुकदमा आता है, जज के सामने, वो दोनों तरफ के पक्ष को सुनता है, फेयर है, जस्टिस देता है। उस न्यायाधीश की कोई राय भी होती होगी, लेकिन वो राय अपनी जब निर्णय करता है तो व्यक्तिगत राय से नहीं करता, बल्कि जो उसके सामने फैक्ट प्लेस किए जाते हैं, तथ्य रखे जाते हैं और कानून जो कहता है, उनको दोनों को मिलाता है। फिर भी आप उसकी राय से अलग राय रख सकते हैं, उससे ऊपर की अदालत में जा सकते हैं। तो एक न्यायाधीश के रूप में यदि कोई आप विचार व्यक्त कर रहे हैं, तब आपके सामने ये एक कर्तव्य होता है कि आप पर्याप्त तथ्यों के साथ अपनी बात को रखें। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ फिर अपने भारत की परिस्थितियों के आधार पर कहना चाहूँगा कि ये दरअसल इनकी पृष्ठभूमि में कहीं पर हमारा जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जन्म हुआ है, उसका भी कहीं भूमिका है। हमारे देश के जो प्रिंट मीडिया का जन्म हुआ है, वो एक ऐसे दौर में हुआ जब हम विदेशी अ, अधीन थे, विदेशी दासता के अधीन थे। जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जन्म हुआ, तो एक दूरदर्शन से एक प्रकार के नए पत्रकारिता का जन्म हुआ। दूरदर्शन एक सरकारी प्लेटफ़ॉर्म था, लोग उसको लेकर के मानते थे कि सारी बातें प्रधानमंत्री के वक्तव्य से शुरू होती हैं और वहीं पर ख़त्म होती हैं, कुछ ऐसा जी, होना चाहिए। तो आप गौर करें कि शुरू के दिनों में जो लोग, आज जो बहुत सारा जो मीडिया का जो बड़े-बड़े कई पत्रकार हैं, वो गौर करिए, वो दूरदर्शन में जो उस दौरान सरकार ने जिन लोगों को जगह दी, प्राइवेट, क्योंकि शुरू एक ऐसा संधिकाल रहा है जब दूरदर्शन ने कुछ निजी, जैसे हमारे देश में जब ये चुनाव की कवरेज शुरू हुई, तो जैसे एनडीटीवी का जो पूरा जो जन्म है, वो दूरदर्शन के भीतर से हुआ है। या जी, उस वक़्त भास्कर घोष हमारे देश में प्रसार भारती या जो कुछ भी थी। प्रसार भारती का जन्म भी इन्हीं परिस्थितियों में हुआ कि शायद बीबीसी जैसी एक संस्था बनेगी और वो प्रोफ़ेशनल होगी। हालाँकि अब तो बीबीसी पर भी कई तरह के जी, जी, टिप्पा-टिप्पणियाँ होने लगी हैं। तो आप गौर करिए कि वो एक बड़ा तत्व आज जो लीड कर रहा है बहुत सारा इस, अच्छा, हुआ ये कि वो सारा तत्व बाद में कई चैनलों में विभाजित हो गया। कोई इधर जी, गया, कोई उधर गया। अब जब चैनल आए तो उनके बीच में प्रतिस्पर्धा शुरू हुई, तो भी उन्होंने सबने अपने-अपने रंग, एंकरों की महिमा ये है कि शुरू में एंकर तो खाली खबरें पढ़ा करते थे। हुँ, उनका कोई व्यक्तिगत बड़ा भारी महत्व नहीं हुआ करता था। लेकिन कमोबेश हुआ ये, और खबरें बनाने वाले, खबरें रिसर्च करने वाले लोग कोई और थे। वो जी, सब कूड़ेदान में चला गया है अब, जी, क्योंकि जी, ऐसा लगता है जो सामने बैठा है। और दूसरा, जिस समय स्टार न्यूज़ शुरू हुआ भारत में, तो क्या हुआ कि लड़कियों को एंकर के रूप में लाया गया और उनके लिए सख्त नियम थे कि बाल ऐसे कटेंगे, मेकअप ऐसा होगा, कपड़े ऐसे पहनेंगे, यानी कॉस्मेटिक्स हावी हो गया हमारे कंटेंट के ऊपर। और वो जी, कॉस्मेटिक्स कवरेज पर भी है। यानी आपने देखा होगा कि बहुत सारे चैनलों में खूब जो ग्राफ़िक्स हैं वो उनका घाल-मेल होता है, संगीत की ज़बरदस्त झमाझम आगे से पीछे से होती है। यानी जो टेक्नोलॉज़ी है, उसमें आपके जो विचार हैं, और शोर, शोर एक नया एलिमेंट आया जिसमें कि
दूसरे जो बोल रहा है उसके बाद तीसरे ने बोलना शुरू किया, एक छठे ने बोलना शुरू किया। 10 विंडो एक साथ खुलती हैं जिसमें 10 मुख जो हैं वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो आप देखिए एक ऐसी चीज हो गई है कि इस शोर में कोई बात समझ में नहीं आ रही किसी को, सुनने और वाले को भी समझ स्क्रीन में नहीं आ रही, बोलने वाले को भी। स्क्रीन स्क्रीन पर आग लगाई जाने लगी है अब तो। अब हालत ये हो अब गई है। नहीं, अब तो कुर्सियां उठा उठा करके खोपड़े पर मारते हैं और स्क्रीन हाँ पर तो आग तो आपने देखा ही कि आग जलते हाँ हुए वो जो समय, अब मैं नाम उचित नहीं होगा उसका, वो बाकायदा अंदर से आग जलते हुए हेडलाइन के साथ आग जलते हुए आए। अच्छा एक और है, ये जो हाँफने वाली पत्रकारिता नई शुरू हुई है ना, जिसमें मदारी पत्रकारिता कहना उचित जी जी होगा, जी। या बाजीगर पत्रकारिता, इसमें हाँफने का एक बहुत महत्व हो गया है। संवाददाता भाग दौड़ करके हाँफते हुए ऐसा दिखाना चाहता है कि शायद वो किसी युद्ध क्षेत्र में है, लड़ाई हो रही है, बस गोलियां चलने ही वाली हैं और मैं बीच से बोल रहा हूँ। जबकि सब माहौल शांत होता है, सब ठीक ठाक होता है, लेकिन शायद उन्होंने तय किया हुआ है कि इतना तनावपूर्ण माहौल बना दिया जाए कि बात को सुनने वाला खुद ही तनाव में आ जाए और उठा करके आसपास की कुर्सी किसी दूसरे के खोपड़े में मार दे। और इसी कारण से आप देखिए टेलीविजन की कवरेज की वजह से जब हम क्रिकेट में मैच हार जाते हैं तो टेलीविजन सेट को फोड़ देते हैं, क्योंकि वो जो मन के अंदर एक प्रकार का हमने तनाव पैदा कर दिया है। जबकि हमारा काम है तथ्यों को शांति से ऐसे तरीके से लोगों के सामने रखा जाए कि समझ में आए, वो विचार करें। आखिरकार समाज को विचारशील होना चाहिए। सही है गलत का फैसला समाज को ही करना, हमें तथ्यों को ठीक से सामने रखना चाहिए। ठीक से का आशय ये है कि किसी भी तथ्य को, अब एक आज मैं देख रहा था, कहीं सुन रहा था चैनल में, ये यूट्यूब के चैनल में, कि कोई एक संवाददाता की आवाज सुनाई पड़ रही थी, वो हाथरस वाले वो संदीप कुमार से कह रही थी कि देखो तुम अपने पिताजी से बात करके वो मेरे लिए 2-3 मिनट का वो तैयार करा दो और मुझे फौरन भेज दो और मेरे ही पास भेजना। आशा ये है कि कुछ बुलवा दो, कुछ करवा दो, कुछ दिखा दो। ये जब कश्मीर जिस समय आयरलैंड में ये आंदोलन चल रहा था, ब्रिटेन में आतंकवादी, तो क्या था कि फोटोग्राफर जो पत्थर फेंकने वाले हुआ करते थे उनसे फोटो खिंचवाने के लिए उनको तैयार करते थे। ऐसा ही कश्मीर में हुआ, जब ये पत्थर आंदोलन शुरू हुआ तो लड़कों को इकट्ठा करके उनसे पत्थर फेंकवाना। ऐसा ही अब फिर दिल्ली में हुआ, जब आपने देखा कि ये सब झगड़े फसाद जब होने लगे तो ऐसी परिस्थितियां, जो आंदोलनकारी हैं उनको भी तब समझ में आया कि जब तक हम 2-4 पत्थर नहीं मारेंगे, 2-4 जगह आग नहीं लगाएंगे, एक आध गाड़ी में आग नहीं लगाएंगे। अब हो ये गया है कि आंदोलन फलाने का हो, किसान का हो, मजदूर का हो, या किसी राज्य कर्मचारी का हो, या किसी और का हो, जब तक उसमें 2-4 बात ठीक से कायदे से पत्थरबाजी ना हो, हमारी बात को शायद सुना ही नहीं जाएगा। तो ये इसमें मीडिया का बहुत बड़ी भूमिका है साहब, ये सब तनाव फैलाने में, झगड़े कराने में। लेकिन टीआरपी के फेर में ये जोशी जी जो कुछ हो रहा है और लोगों की भावनाओं को चरम पर ले जाते हैं ये लोग। ठीक है, राई के बिना तो पहाड़ नहीं बनता है, कुछ तथ्य होते होंगे इनके पास जब ये उस पर पहाड़ खड़ा करते हैं पूरा। लेकिन भावनाओं को कैश करना, भावनाओं को उद्वेलित कर देना, एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देना कि अगर लास्ट में जाकर के जैसा इन्होंने पहाड़ खड़ा किया था, भावनाओं का महल खड़ा किया था, जो सपने दिखाए थे, वैसा कुछ नहीं होता है, तो उसके बाद जो एक निराशा का वातावरण बनता है दर्शकों में या आम जनमानस में, उसके बाद खामियाजा भी तो किसी ना किसी रूप में इन्हीं लोगों को भुगतना पड़ता है। और कल प्रकाश जावड़ेकर किसी प्रोग्राम में थे, उन्होंने भी एक बात कही है कि भाई आप टीआरपी के फेर में जो तथ्य है और जो सत्य है उसको झुठलाने की कोशिश ना करें, ये ठीक नहीं है। तो ये टीआरपी का खेल बंद ही क्यों नहीं कर दिया जाता है? ये जो रेवेन्यू बार ये टीआरपी के बेस पर मिलेगा, ये जो एक अंधी दौड़ है, अंधी दौड़ ने पत्रकारिता के जो तय मानदंड हैं उनको भी कहीं खत्म कर दिया है, और जो मर्यादाएं हैं, गरिमा है, जो सीमाएं हैं, उनको भी पूरी तरीके से मतलब उनके तटबंध तोड़ दिए हैं।
और जब तटबंध टूटते हैं, बाढ़ आती है, जब इस तरह की तबाही होती है, तो उसमें बचता कौन है? ये दरअसल देखिए, तो अब पत्रकारिता और कारोबार, क्योंकि पत्रकारिता का एक बिजनेस है, कारोबार, अच्छा बिना कारोबार के पत्रकारिता को चलाने के लिए आखिर साधन चाहिए। एक पत्रकार है तो उसकी एक टीम होगी, उसके बहुत सारे सदस्य होंगे, उनका आना जाना होगा, वो भी उनका भी जीवन यापन चाहिए। तो एक पूरे समाज को, ये हमें दरअसल आगे आने वाले समय में एक सामाजिक विचार करने की जरूरत पड़ेगी कि इसकी ओनरशिप का जो पैटर्न अभी का है, ये उचित नहीं है। ये ओनरशिप जो होती है, ये शुद्ध रूप से थोड़े से छोटे, चाहे वो किसी एक उद्योगपति के लाभ के लिए हो, मुनाफे के लिए हो, या इसको, इसका या तो आधार विस्तृत होना चाहिए। इसमें केवल मुनाफे की बात न करके इसमें एक सामाजिक दायित्व का भी बोध होना चाहिए। तो ये कैसे जी होगा, क्या होगा, ये एक अलग, इस पर भी कभी आप रखिए विचार, तो बहुत अच्छा होगा। पर अभी तो बिल्कुल। फिलहाल ये है कि हम ओनरशिप के बारे में अभी सोचें। जैसे आपने देखा कि हम तो उस दौर से निकल के आए हैं, आप निकल कर के आए हैं, हमने अखबारों में काम किया। एक समय जी पर पेड न्यूज का चलन शुरू हुआ। वो जी पेड जी न्यूज पत्रकारों ने तो नहीं शुरू की थी, वो पेड न्यूज तो अखबारों के मालिकों की तरफ से शुरू हुई थी। भले ही गालियां जी पत्रकारों को बहुत सारे लोग, आज भी बहुत सारे पत्रकारों को कई प्रकार से आलोचना किया जाता है, लेकिन कौन करता है उनके साथ, कौन दबाव उन पर रखता है, किस वजह से वो अपने काम से विमुख। मैं समझता हूँ हमारे देश में जितना एक नया वर्ग आता है पत्रकारों के रूप में, वो ज्यादातर ईमानदारी से और आदर्शों से प्रेरित होकर के आते हैं, और कुछ समय बाद उनके मन में बड़ा एक एक इस बात को लेकर के परेशानी पैदा होने लगती है कि हम कहाँ आ गए, क्योंकि वो सब जो होना चाहिए वैसा ना हो करके कुछ और होने लगा। तो ये इस चीज को हमें कई तरह से सोचना चाहिए, और इसके रास्ते भी निकालने होंगे, पर उस दिशा में सोचने की शुरुआत करनी चाहिए। प्रमोद जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना समय निकाला और एक ऐसे गूढ़ विषय पर जो इस समय कहना चाहिए कि बहुत प्रासंगिक है। मीडिया जिस तरीके से रास्ता भटकता हुआ दिखाई दे रहा है और टीआरपी के फेर में जिस तरह की लड़ाई आपस में शुरू हो गई है, एक दूसरे को बदरंग करने के लिए जिस तरह के तौर तरीके और हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, ये निश्चित रूप से मीडिया जगत की विश्वसनीयता के लिए भी और जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए भी एक त्रासदी से कम नहीं है। मीडिया को आत्ममंथन तो करना पड़ेगा कि उसकी विश्वसनीयता बनी रहे, उसकी साख बनी रहे, उसको ऐसे आपसी झगड़ों में ना पड़ करके जो एक्चुअल में लाभार्थी होना चाहिए, यानी आम भारतीय समाज का जो सबसे पीछे का बैठा हुआ आदमी है, अगर उसके उसकी चिंता करनी है। उसकी आवाज अगर वो बने, उसकी चिंता अगर वो करे, तो शायद जितने ये बड़े तामझाम हैं चैनलों के, इनकी सार्थकता कुछ समझ में आएगी लोगों की। तो पुनः आपका जरूर बहुत आए। शुक्रिया, आपने समय निकाला। धन्यवाद, धन्यवाद।